वंदे मातरम। 31 अक्टूबर का एक बहुत ही अहम दिन है आज 2020 का, और शाम 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना फेसबुक लाइव में आप सबके सामने उपस्थित हो गया है। और समसामयिक बातों के अलावा हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन की भी बात करेंगे, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम की भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग अगर शांत भाव से इस तरह के फेसबुक लाइव को देखेंगे, जो कि अनूठी पहल के द्वारा भारत में अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है, और न केवल पहचान बनाता जा रहा है बल्कि लोगों की सोच को भी बदलता जा रहा है। और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जीवन किस तरह से जिया जाए उस पर तवज्जो देते हुए आज हम लोग उस महापुरुष को याद करेंगे जिस महापुरुष ने इस पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। लेकिन साथ ही उस बलिदान की भी चर्चा करेंगे जो आज के दिन ही इंदिरा गांधी के रूप में इस देश ने खोया था। लेकिन उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने, जो सिखों का कत्लेआम हुआ, उन सिखों को भी हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। ये देश की बात है। देश में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले सकारात्मक सॉन्ग से आरजेएस फेसबुक लाइव की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं सकारात्मक सॉन्ग जो कि सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो इस तरह से सरकारों को जगाने का भी मंत्र है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। और यहाँ पर एक निवेदन शुरू में ही करना चाहेंगे कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने दिन भर के जो विचार वो करते हैं उन विचारों को यहाँ पर पोस्ट कर दें, क्योंकि उन विचारों पर फिर चर्चा होगी और आपके वो विचार यूट्यूब पर भी पहुंचेंगे। क्योंकि अगर विचार आप नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर फेसबुक कार्यक्रम में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन तो वन वे होता है, लेकिन उसको किस तरह से हम लोग विचारों के आदान प्रदान का मंच बनाएं, क्योंकि ये आपका मंच है। आपके पोस्ट जो हमारे पास आते हैं और जो समसामयिक जानकारियां होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए सीधे आपको बताते हैं आज की जो अहम खबर है जो हर परिवार को जाननी भी चाहिए। यहीं से शुरुआत करते हैं। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का तरीका बदलने वाला है। 1 नवंबर 2020 सिलेंडर की होम डिलीवरी ओटीपी पर होगी। तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। और यही नहीं, सिलेंडर बुकिंग के लिए इंडेन का नंबर भी बदल गया है। इंडेन ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया नंबर भेजा है और इसके जरिए आप गैस रिफिलिंग बुक करा सकते हैं। इंडेन के अगर आप ग्राहक हैं तो आप नए नंबर 7718955555 यानी 5555 पर कॉल कर गैस बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी बुकिंग हो सकती है। व्हाट्सएप मैसेंजर पर रिफिल टाइप कर उसे 75888824 पर भेज दें। यह संदेश रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही भेजें। इंडेन का ऐप डाउनलोड कर भी आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं। और इंडियन रेलवे ने तेजस ट्रेन को फिर से चलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली लखनऊ के बाद अब 1 नवंबर से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी और यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। इसका नंबर 22425 न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर एक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9:40 से पर यह ट्रेन छूटेगी। और यह ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन दोपहर 12:40 पर पहुंचेगी। यही नहीं, इंडियन रेलवे 1 नवंबर 2020 से सभी ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव करेगा।
वैसे हर साल 1 जुलाई से ट्रेनों के समय में बदलाव होता है। कोरोना के कारण इस बार ये 1 नवंबर से होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी जान लें कि ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी चार्ज लगेगा। दूसरे बैंक भी इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं। अब चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते में पैसे जमा और निकालने के चार्ज तय कर दिए गए हैं। जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा निकासी के अलग अलग चार्ज तय किए गए हैं। अगले महीने से ग्राहक खाते से महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी आप पैसा निकालेंगे उन्हें 150 रुपए का चार्ज चुकाना होगा। बचत खाते के ग्राहकों के लिए 3 बार तक पैसा जमा कराना फ्री होगा। इसके बाद कैश जमा कराने पर 40 रुपए का चार्ज लगेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को अपडेट होती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तो इस तरह से ये जान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1 नवंबर से अपने ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव करने जा रहा है। ये जानकारी मिल गई। राजस्थान में आरक्षण के लिए 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन पर सरकार ने लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये अहम जानकारी थी जिसके बारे में आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचना। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये कार्यक्रम जो है वो लोकप्रिय होता जा रहा है फेसबुक लाइव, वैसे वैसे हम लोग आपके पोस्ट को यहाँ पे शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मंच जो है ये आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपका ही है। आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को चलाने के बाद अब आप लोगों को ये सर्वसुलभ मंच उपलब्ध हो चुका है, क्योंकि अन्य राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं। और पटना रंगमंच में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद दिल्ली में भी सतीश आनंद जो रंग निर्देशक हैं, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया, गांधी रिचर्ड एटनबरो ने जो बनाया था उसमें इन्होंने भी अभिनय किया था और रंगमंच के जाने माने निर्देशक हैं। और इन्होंने अभी 7 बजे फेसबुक लाइव किया है। आरजेएस फैमिली के 15 आरजेएस कलाकार ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जाने माने रंग निर्देशक हैं। तो इनका फेसबुक लाइव अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ और आरजेएस की रिसर्च टीम ने ये हमारे पास भेजा है। आप देखिए, रंग संवाद, ये मेरा रंग मंच पर प्रस्तुत किया गया पटना का रंगमंच 31 अक्टूबर 2020, टाइम 7 बजे। इमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी और एसएनए अवार्डी सतीश आनंद, एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग एजुकेटर, मेंटर। तो सतीश आनंद जी से अभी आपको रूबरू कराते हैं। पटना रंगमंच के बारे में एक दुर्लभ जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग सतीश आनंद, रंगकर्मी, निर्देशक, अभिनेता की इन बातों को सुनने के बाद फिर हम लोग कुछ अहम जानकारी आपसे साझा करेंगे। सतीश आनंद, जितनी भी किसी गीत पर कितनी वंश मोहरें मिली, किसी अभिनय पर कितनी वंश मोहरें मिली, किसी सीन पर कितनी वंश मोहरें मिली, तो जितनी बार वंश मोहरें मिलती थी उसको, उस गीत को या तो दोबारा गाया जाता था, हर सीन भी मिली है तो सीन दोबारा किया जाता था। किसी के अभिनय पे मिले वंश मोहर मिली है तो अभिनय पे किया जाता। ये पारसी थिएटर का अपना एक गुण था, उसको विशेषता कह सकते हैं और लोग इसको मानते थे, स्वीकार करते थे। तो उस तरह के वो अच्छे अभिनेता थे। प्यारे मोहन साय थे हमारे प्यारे मोहन साय, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पहले छात्र थे, बिहार से गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। उनकी एक संस्था थी नटलोक, उन्होंने बनाई थी। वो उससे नाटक किया करते थे और ज़्यादा कदा करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। साथ में चूँकि वो नौकरी भी करते थे इसमें, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ के कुछ साथियों को लेकर उन्होंने ये संस्था बना रखी थी। वो बिल्कुल शौकिया किस्म की थी। हालांकि मुझे ताज्जुब भी हुआ था जब मुझे ये पता लगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वो पास करके आए हैं, लेकिन उनको जबकि मुझे लगता था कि व्यावसायिक स्तर पर कुछ काम करना चाहिए, जो इतना ट्रेंड और गोल्ड मेडलिस्ट, इतने अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता थे। रेडियो में मेरी तो मुलाकात पहले उनके साथ रेडियो में हुई थी, जब रेडियो में मैं भी ऑडिशन हुआ था तो वहाँ पे ही उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस संबंध तब हमें काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया था क्या। तो एक उनकी संस्था थी, लेकिन ये सारी संस्थाएं यदा कदा ही काम करती, नियमित नहीं। एक साल में 1 या 2 नाटक कर लिए, फिर इस तरह से एक सिलसिला चलता था, लगातार नहीं था। हालांकि ऐसा है कि बिहार में 18वीं
1800 कुछ ईस्वी में भी कुछ लोग थे जिन्होंने संस्थाएं बनाई थी और 1876 में उसकी एक चर्चा मिलती है। फिर आपके 1918-19 में आरा में कोई एक संस्था थी, उसकी चर्चा मिलती है। छपरा में कोई क्लब था, उसकी चर्चा मिलती है। फिर ये शारदा नाट्य समिति, कुछ इस तरह के नाम कुछ एक मिलते हैं जिनका उल्लेख मिलता है, लेकिन वो क्या करते थे, कितना करते थे, ये इसका पता नहीं लगा है। और चूंकि इस तरह की कोई कुछ उस पर लेख या इस तरह का कुछ इतिहास लिखा नहीं गया रंगमंच के बारे में, तो इसलिए उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। पटना में भी कहते हैं कि 1937 में ही कोई संस्था थी दरियापुर में, वो काम करती थी। फिर एक जीतूलाल हुआ करते थे, जीतूलाल से तो मैं मिला हुआ वो भी हूँ, क्योंकि वो आकाशवाणी में बराबर आया करते थे। और गोपाल प्रसाद एक बहुत अच्छे अभिनेता थे रेडियो के, वो और नाटकों में भी वो काम करते थे। जब वो दिल्ली में पढ़े थे हिंदू कॉलेज में, तो उन्होंने बताया था कि वो हिंदू कॉलेज में वो नाटकों में काम करते थे। मंच पर उनका नाटक हो रहा था और जेसी माथुर ने उनको मंच पर नाटक करते हुए देखा और वहीं पे उनका सिलेक्शन कर दिया। रेडियो में उनको आना नहीं पड़ा और वहीं पे उनको सिलेक्ट कर दिया और रेडियो में वो बाकायदा अभिनेता हो गए और वहाँ रेडियो नाटकों में काम करने में बहुत अच्छे अभिनेता थे। और जी हाँ, तो ये छोटा सा अंश जो है वो आज 7 बजे की ये लाइव है और आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा था, तो आप लोगों तक ये पहुंचाना हमारा फर्ज था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी है कि रंगमंच के बारे में, पटना रंगमंच के बारे में ज़्यादा कुछ किताबें नहीं हैं, कोई जानकारी नहीं है। अब ये बताइए इस जानकारी क्यों नहीं है? हालांकि नेट पे मैंने सर्च किया है तो प्यारे मोहन सहाय की चर्चा, चतुर्भुज जी, गोपाल शरण सिंह जी, अजित गांगुली, तरुण गांगुली, अनिल बनर्जी, विद्याभूषण द्विवेदी, अनिल ओझा, नूर फातिमा, शशिभूषण वर्मा, प्रवीण, विकास, वीरेंद्र मंडल, जितेंद्र सहाय। और इसके अलावा लगातार एक्टिव रंगकर्मी में जो अभी आपने सुना, सतीश आनंद जी, सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिंह, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, केशव प्रसाद सिन्हा, परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, कुणाल झा, राजेंद्र मंडल, प्रेमलता मिश्र, प्रेम सहजानंद, राजेंद्र मंडल, अभय सिन्हा, मिथिलेश सिन्हा, अनिल अंशुमन, प्रमोद यादव, नवनीत शर्मा, सीमा व श्रीकांत किशोर आदि की चर्चा होती है। और भी तमाम हैं, लेकिन जब 18वीं 19वीं सदी की बात कर रहे थे तो कोई लेखन में इस तरह का पटना रंगमंच के बारे में जानकारी नहीं है। अब इस नई जानकारी होने की वजह क्या है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप चाहे वीडियो के रूप में रखें, डिजिटल रखें, ऑडियो के रूप में रखें या फिर आप किताबों के रूप में रखें, तो ये बहुत ही अहम सवाल है। इसीलिए आरजेएस ने अपने सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पे जो किताब प्रकाशित करने जा रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन का जन्मदाता सूत्रधार कहां से पैदा हुए। तो ये टीम आरजेएस फैमिली है। राम जानकी संस्थान ने भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत की। अभी कई लोगों से चर्चा होती है तो लोग इसको बहुत ही समर्थन दे रहे हैं। और एक मजे की बात यह है कि लोग सकारात्मक भारत आंदोलन घर घर में प्रवेश कर गया है और आरजेएस से अपने घर के परिवार के बेटे बेटियों को लोग जोड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि बच्चा है तो एजुकेशन ग्रुप है आरजेएस का, तो उसमें शिक्षक वगैरह हैं, तो आप जानते ही हैं कि एजुकेशन के ग्रुप में एजुकेशन के बच्चों को या अलग अलग 19 ग्रुप हैं, तो उसमें लोगों को लाकर और सकारात्मक भारत आंदोलन को एक बहुत बड़े पैमाने पे ले जाने की कोशिश हो रही है। और ये सब कुछ तब संभव हो रहा है, बल्कि सकारात्मक भारत भवन पर भी कल चर्चा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जो लोग नए हैं कि कल का फेसबुक लाइव सायं 8 बजे नहीं होगा, लेकिन ये रोजाना होता है। 79th फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। 79वां, 80 में एक कम, 79वां फेसबुक लाइव का अंक ये आप देख रहे हैं। तो कि जिस गंभीरता से सकारात्मक भारत आंदोलन को राम जानकी संस्थान आरजेएस ने लिया है, देश में वाकई एक मिसाल देना पड़ेगा कि देश भर के लोग इस सकारात्मकता को अपना रहे हैं और इसको एक मंत्र की तरह जो है जाप कर रहे हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम। तो बता दें कि 10:50 से 1 नवंबर को, रविवार है, छुट्टी का दिन है और इस दिन सभी लोग होंगे। और उसमें जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है उनको 4 मिनट का टाइम दिया गया है, अलॉट किया गया है कि आप आइए, क्योंकि उसमें महापुरुष हैं।
जो उन्होंने जो अवार्ड घोषित किया है, उन महापुरुषों के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई थी। गाहे बगाहे हम लोग चर्चा करते हैं, अभी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक गंभीरतापूर्वक चर्चा अभी तक नहीं हुई थी। तो कल 10:50 पे सुबह में 10:50 सुबह से लेकर 12:45 बजे तक 12:45 तक लगभग ये आरजेएस का राष्ट्रीय वेबिनार चलेगा। अलग अलग राज्यों के लोग जुड़ेंगे, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता जुड़ेंगे और वो सारी बातें करेंगे। लेकिन हम लोग महापुरुषों को लेकर क्यों चल रहे हैं? सवाल यह है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। आखिर वंदे मातरम क्यों करते हैं? आखिर ये टर्बन क्यों पहना गया है? हर चीज के पीछे ये गमछा आप देख रहे हैं, ये क्यों है? ये कोरोना से तो बचाएगा ही, प्रतीक है ये, लेकिन ये हमारे पूरे भारत का प्रतीक है। आप जानते हैं ना, गमछा ये गांव गांव का प्रतीक है और हम लोग शहरों में रहते हैं। ये आप खादी देखिए, खादी, ये स्वदेशी, ये हर चीज जो है ना कहीं प्रतीक के रूप में सकारात्मक भारत आंदोलन को बहुत तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। इसलिए सकारात्मक भारत भवन बनाने के लिए जमीन की भी घोषणा हो गई है। इतनी आसानी से अगर सकारात्मकता नहीं फैलती भारत में तो इतनी आसानी से ये काम नहीं होता है। लेकिन चूंकि सकारात्मक ढंग से लोग सोच रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम कर रहे हैं। ललिता जोशी जी जय हिंद, बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है ललिता जोशी जी, आकाशवाणी में है। और वैभव भारद्वाज जी जय हिंद, वंदे मातरम वैभव भारद्वाज जी, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, जी हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशील खन्ना जी लगातार फेसबुक लाइव का समर्थन कर रहे हैं। और बबलू कुमार मुखिया जी धन्यवाद, जय हिंद। और राहुल जी जय हिंद, जिंदाबाद। सरपंच गुरमिंदर सिंह जी जय हिंद। आप लोग अपनी स्टेट का भी नाम अगर लिख दें, आकांक्षा जी जय हिंद। फिर जन टीवी रायबरेली, जी हाँ आप दूसरी बार शायद जुड़े हैं, मुझे अगर याद सही है तो जन टीवी रायबरेली। और हरीश कुमार शर्मा जी जो कि आरजेएस में अभी अभी जुड़े हैं, टीचर हैं दिल्ली के अंदर, जय हिंद हरीश जी। और यहां पर यह बताना चाहेंगे कि दिन भर में आपके जो विचार होते हैं उन विचारों को यहां पर डाल दिया कीजिए। आप जो भी सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी बातों को लेकर ही आप सोचें। आप इंडिपेंडेंट अपने स्वतंत्र कोई भी विचार यहां साझा कर देंगे तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, और चूंकि यूट्यूब पे चला जाता है, मैंने जो नाम बोला है ये नाम यूट्यूब पर भी चला जाएगा, तो आपकी प्रेजेंस सकारात्मक भारत आंदोलन के समर्थन के रूप में, एक समर्थक के रूप में वो इतिहास तो दर्ज हो ही जाएगा। क्योंकि हर दिन का लाइव शो जो है वो यूट्यूब पे डाला जा रहा है, सारे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है असर डालता ही है। और आपको सीधा हम भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं, भारत का ये जो मानचित्र देख रहे हैं, नमन और वंदन करना चाहिए ऐसे राजनीतिज्ञ का कि यही सकारात्मक राजनीति है। यही सकारात्मक राजनीति जो सरदार पटेल ने की है, इसको हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। क्या लिखते हैं? आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को खत्म कर देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल को हम लोग जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी बातों को आज अपने अंदर उतारने की, क्योंकि नाम जानने से कुछ नहीं होता है। सरदार पटेल को जानते हैं, देश विदेश में लोग जानते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। इन महापुरुषों को सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा, बल्कि समझने की जरूरत थी। उनके कौन से ऐसे विचार थे कि पूरे भारत को एक सूत्र में, ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी, वो उस पर्सनालिटी का स्मरण करना पड़ेगा। और ऐसे आपके हमारे अंदर सरदार पटेल होने चाहिए। अगर हम राष्ट्र प्रथम करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर ये बात कहते हैं, तो सरदार पटेल हमारे अंदर होने चाहिए, दिल में होने चाहिए। तो सरदार पटेल जी की आज 31 अक्टूबर को जयंती है। 1875 में आपका जन्म हुआ था गुजरात के नाडियाद में। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को स्वतंत्र सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। देखिए, यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि सरदार कब बने। सरदार मतलब प्रमुख। और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जब पटेल साहब ने किया था और सत्याग्रह की जब सफलता हुई थी, वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी। तब पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वो विख्यात हो गए। और आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद और वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे।
सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। बिल्कुल, ये थे सरदार पटेल, और इसलिए ऐसे सकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को बार बार नमन करने का मन करता है। ये थे सरदार पटेल साहब। एक और यादें भी आज साझा की गई हैं। आर.एस. सुंदरम साहब जो हैं वो संपादक हैं और समाज सेवी भी हैं, और रामानुज सिंह सुंदरम दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को सम्मानित किया था, और ये फेसबुक लाइव पे आया था। आप जानते हैं फेसबुक लाइव जो है शेयर कर देता है। 2017 का फोटो शेयर किया फेसबुक लाइव ने। आज सुबह मैंने देखते ही इसको आज आप लोगों तक रूबरू कराने के लिए, क्योंकि ये आरजेएस की ये सुंदरम जी हैं, यहां सबसे किनारे आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहां से देखिए आरजेएस टीम उदय कुमार मन्ना, यहां पे प्रखर वार्षणे, और यहां पे दुर्गा मिश्रा, इसके साथ साथ और लोग भी थे। तो ये गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया था। राष्ट्रीय एकता दिवस 2017 में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई थी, और वहां पर टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में, और 2017 में नेशन केयर और खबरों का सफर संस्थान द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती और सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सकारात्मक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। और आरजेएस वंदे मातरम 2 जो कार्यक्रम होने वाला था उसमें संयोजक और आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर उदय कुमार मन्ना, डेली डायरी यूट्यूब टीम के सदस्य प्रखर वार्षणे, दुर्गा प्रसाद, यशिका मित्तल, श्वेता यादव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था, और इसमें आकाशवाणी के निदेशक जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं डीएस चौहान साहब, उन्होंने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पे चर्चा भी हुई थी और तमाम चीजें हुई थी। तो डीएस चौहान साहब ये हैं, ये डीएस चौहान साहब सफेद वस्त्र में हैं, बैज लगाए हुए। ये डीएस चौहान साहब आकाशवाणी के निदेशक थे उस वक्त नेशनल चैनल के। और जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा हुई थी उत्तराखंड की 1 हफ्ते की, तो डीएस चौहान साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जब देहरादून में यात्रा पहुंची थी। तो ये जानकारी जो है वो आरजेएस फैमिली की है, वो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी, इसलिए आप लोगों तक हमने ये पहुंचा दी। अब मीराबाई की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। किंवदंती के अनुसार आप अगर जानते हैं कि मीराबाई जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और उनकी जयंती को माना गया है कि वाल्मीकि जयंती के दिन ही उनकी भी जयंती होती है। तो इस अवसर पर मीराबाई को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने एक नया ही अलख जगाई कृष्ण भक्ति के प्रति। पूरे देश भर में इतनी देशभक्ति जो है अन्यत्र नहीं मिल पाएगी। विश्व भी पी लिया लेकिन कृष्ण से भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। तो चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों की ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। कृष्ण और राम जो है हम लोगों के रोम रोम में बसे हुए हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत की मजबूती है सभी धर्मों का सम्मान जब हम करते हैं, विविधता में एकता, यही तो है भारत की संस्कृति। तो आइए मीराबाई के बारे में चर्चा करते हैं। जोधपुर के मेड़वा राजकुल की इकलौती राजकुमारी थी मीराबाई। अपने बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी मीराबाई। तुलसीदास जी के आदेश पर की थी श्री राम की भी भक्ति। देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मीराबाई जो है राम के भी भजन गाए। और श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा ने लिखे थे राम भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए, अब ये गुनगुनाना बहुत जरूरी है। मीराबाई की जब चर्चा करते हैं तो आप लोग भी इसको गुनगुना कर, कोई भी गाना हो, गीत हो, उसको गुनगुनाना नहीं छोड़िए, क्योंकि गुनगुनाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हम लोग का तो ये सकारात्मक भारत आंदोलन ही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुरताल की बात मत कीजिए, ये गुनगुनाना वैसे जारी रखिए। और सबसे प्रसिद्ध भजन मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। ये तो भजन था। और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था, परंतु विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। और पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था, जिस समय विधवा महिलाओं को
पुरुष के साथ सती कर दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने उस दिशा में काफ़ी कानून को बदलवा दिया था। और लेकिन वो मीराबाई सती के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा पहले वृंदावन फिर द्वारिका में मीरा के कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। इसके बाद मीरा पहले वृंदावन फिर द्वारिका में मीरा ने कृष्ण भक्ति की, जोगन बनकर साधु संत के साथ रहने लगी। वे मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मगर मीराबाई की ऐसी कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। यह इतिहास है। परंतु श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई हमेशा बच जाती थी। और मान्यताओं की माने तो जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के प्रभाव स्वरूप उनकी मृत्यु कृष्ण की भक्ति करते हुई थी। बताया जाता है कि 1547 में द्वारका में कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गए। ये किंवदंती है, लेकिन मीरा भक्त कहलाई इतिहास गवाह है। और इस तरह के मीरा भक्ति जो है अपने अनन्य उपासक, अपने इष्ट देव के प्रति जो है लोग करते हैं। और वहाँ पर आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी का भी बलिदान हुआ था। अगर आप लोगों को इस बारे में चर्चा करें तो दयानंद जी का 30 अक्टूबर बलिदान दिवस आर्य समाज के संस्थापक और कई तरह की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने में, जन जागरण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। और इनके बलिदान दिवस पर आइए आर्य समाज के संस्थापक और सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने लिखा था, एक तरह से ज्ञान दिया था पूरे भारतीय समाज को, तो उनको याद करते हैं। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में प्रथम आर्य समाज स्थापित किया, जिसके उपरांत देश विदेश में हजारों आर्य समाज खोले गए। इन आर्य समाजों के प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव से भारत को 80% से अधिक क्रांतिकारी मिले। इनमें लाला लाजपत राय, ये जो जन जागरण होता है ना, उससे नई पीढ़ी तैयार होती है। और आप क्या जानते हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन इस 5 साल पूरे कर रहा है। इन 5 सालों के दरमियान में जो नई पौध आ रही है वो इस अलख को और भी तेजी से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि देश में माहौल पॉजिटिविटी का बनाने की तरफ जो है ना आरजेएस अग्रसर है। आप लोगों का सहयोग नमनीय है, वंदनीय है। तो उस वक्त जो लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी स्वतंत्रतानंद आदि तो प्रमुख थे ही। उन्हीं में से प्रमुख 2 क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अजमेर के आर्य नेताओं से न केवल क्रांति मंत्रणा की, बल्कि आर्य समाज अजमेर के चांद बावड़ी स्थित अनाथालय एवं आर्य समाज के ही कुछ स्थलों पर शरण भी ली थी, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने इस स्वतंत्रता आंदोलन को काफी सहयोग किया था। जिन दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज अजमेर के नगर मोहल्ला स्थित सेठ गजमल के हवेली के प्रवचन करते थे, उन्हीं दिनों एक बालक हरिविलास शारदा अपने पिता के साथ उपदेश सुनने आया था। एक दिन जब ब्रह्मचर्य के महत्व पर महर्षि का प्रवचन था, तब यह बालक भी अपने पिता के साथ उपस्थित था। और इस व्याख्यान में बाल विवाह के दोष गिनाते हुए महर्षि ने इस कुरीति को बंद करने का आह्वान किया। बालक हरविलास के मन पर इसका गहरा असर पड़ा और कालांतर में उन्हीं ने बाल विवाह निरोधी कानून बनवाए, जिसे आज भी शारदा एक्ट के रूप में जाना जाता है। यह है बीजारोपण। अगर बीजारोपण बचपन में आप कर दें अपने घर में, जिस चीज को अपने टेलीविजन चैनल पर बहुत ही निगाह रखें, क्योंकि वहां से दुविधा शुरू होती है। यह मीडिया जो है 2 धारी तलवार है। ये सब आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बस पालन करने की जरूरत है। इसलिए इन सब महापुरुषों को सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा, समझने से होगा। आखिर इन महापुरुषों ने अपने पूरा जीवन सर्वस्व लुटा दिया समाज और देश के लिए। अब वो आखिर क्यों लुटाया? कुछ ज्ञान देने के लिए उनके अंदर जज्बा था। हर कोई नहीं कर सकता है। सांसारिक चीजों में वो भी एक अपनी लाइफ होती है, लेकिन दयानंद सरस्वती ऐसे नहीं थे। इसीलिए ये आर्य समाज के संस्थापक और तमाम चीजें देश दुनिया के लिए कर गए। और इसीलिए इन महापुरुषों को याद करने के लिए आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आप सब